नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में जो 15 पहली लिस्ट के दावेदार थे, उनके नामों के ऐलान के बाद एक बार राजस्थान की सियासत में बगावत के सुर फिर से देखने को मिल रहे हैं, वो भी परिवार का दावा करने वाली बीजेपी में। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता परिवार की बात पूरे देश के साथ साझा कर रहे हैं और पूरे देश को अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चूरू के मौजूदा सांसद राहुल कसवा नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया। बतौर सांसद के रूप में उन्होंने जितना काम किया, ईमानदारी रखी, उसकी उन्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला? ये सवाल किया उन्होंने, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। इस सवाल के मायने क्या है? क्या राहुल गांधी अब बगावत, राहुल कसवा अब बगावत करेंगे? राहुल गांधी इतना सिर चढ़कर बोलता है हम सबके कि राहुल कसवा चूरू के जो सांसद हैं वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम चूरू की सीट पर, जो कभी भी ज्यादा हॉट सीट बन नहीं पाई थी, आखिर कैसे हॉट सीट बन गई? इस चूरू लोकसभा विधानसभा की जंग में चूरू के सांसद पर चूरू के विधायक के द्वारा आरोप लगाए गए थे, सीधे नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। वसुंधरा राजे का समर्थक भी उन्हें कहा जाता है, तो क्या वसुंधरा राजे के प्रति उनकी वफादारी उनका नुकसान कर दी? क्या राहुल कसवा अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या राहुल कसवा बागी हो सकते हैं? कोई अपना मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं? क्या होगा इस हॉट सीट पर, जहां भाला फेंक के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चूरू जिले से ही आने वाले, वो भी उसी तहसील से जहां से राहुल कसवा आते हैं, देवेंद्र झाझड़िया। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को मैदान पर उतारकर बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है, लेकिन क्या ये बड़ा दाव बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा भी हो सकता है? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी, बीजेपी के प्रवक्ता, सीबी यादव कांग्रेस पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, राधेश्याम चोटिया चूरू जिले से जुड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रही है, राकेश जी भरतपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत चूरू से करते हैं। राधेश्याम चोटिया जी, क्या खिचड़ी पक रही है चूरू में? राधेश्याम ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा, ऑडियो लेवल अप करो। जी 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 राधेश्याम चोटिया जी, चूरू में क्या खिचड़ी पक रही है? चूरू में राहुल कशवा और काबीना मंत्री रहे राजेंद्र सिंह राठौड़ के आपसी विवाद का ये परिणाम के रूप में लोकसभा का टिकट सामने आया है। आपको याद होगा, गत समय विधानसभा चुनाव में नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं राठौड़ ने तो जयचंदों को निपटने की बात कही थी और उनके समर्थकों ने तो सार्वजनिक सभा में राहुल कशवा, उनके पिता राम सिंह कशवा का सरेआम नाम लिया था। और गत दिनों जब देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक खेलों के चूरू के स्टेडियम में आए थे, तब राजेंद्र राठौड़ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि झाझड़िया जी, जीवन के नई पारी की आज से शुरुआत करिए, आगे बढ़िए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के आपसी अंदरूनी विवाद का परिणाम के रूप में ही मैं समझता हूं राहुल कशवा का टिकट काटा गया है। तो राधेश्याम चोटिया जी, क्या इससे चूरू जिले में ये संदेश गया कि आज की तारीख में राजेंद्र राठौड़ इतने ताकतवर हैं कि राहुल कस्वा का टिकट कटवा दिया? ये तो निर्विवादित है मैम। पहले भी राहुल कशवा के पिता राम सिंह कशवा, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र से, और बिना कोई कारण के उनका टिकट काटकर राहुल कशवा को दिया गया था। तो राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ताकतवर है, ये निर्विवाद सत्य है।
तो राधेश्याम छोटिया जी, इतने ताकतवर व्यक्ति खुद का चुनाव हार गए। खुद का चुनाव, चूंकि चूरू को छोड़कर राजेंद्र राठौड़ तारानगर गए थे और तारानगर में जिस तरह से जातियों के नाम पर चुनाव को बना दिया गया, आपको याद होगा इन्हीं राजेंद्र राठौड़ ने स्वर्गीय जयनारायण पूनिया को, जहां चंद्रमल जी बैद स्वर्गीय ने 40 वर्षों तक जाट बनाम अन्य की राजनीति की थी, वहां राजेंद्र राठौड़ ही वो शख्स थे जिन्होंने जयनारायण पूनिया को वहां से विधायक बनाने में कठोर परिश्रम किया था। लेकिन इस बार जो चुनाव हारे हैं उसका भी कारण भारतीय जनता पार्टी की आपसी राजनीति ही एक प्रमुख रूप से है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यही है। तो राधेश्याम छोटिया जी, अगर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति चूरू में राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेता को चुनाव हरा सकती है, तो लोकसभा में भी चूरू में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। संभव है। जिस तरह के पर्दे के पीछे चर्चाएं चल रही है, उसमें ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। जी, तो पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है, राधेश्याम छोटिया जी, हम आपके पास आएंगे और उसे समझेंगे कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। लेकिन पर्दे के सामने जो दिखाया जा रहा है अभी, कृष्ण कुमार जानू जी से पहले उसका हाल सुन लेते हैं। जानू जी, बड़ी अच्छी बातें करेंगे आप, छोटे मोटे मन भेद तो होते रहते हैं पार्टी में, लेकिन राहुल कस्वा ने तो अब खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूछ लिया है पार्टी से, क्या दोष है उनका, क्या गलती है उनकी, क्या चूक हुई उनसे, क्यों उन्हें सजा दी गई है। मीना जी, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्वा और उनके परिवार को पर्याप्त अवसर दिए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत और शिद्दत से काम किया है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो भी प्रासंगिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को आप जानते हैं, ये कार्यकर्ताओं के समर्पण और अर्पण की पार्टी है। उनका समर्पण कैसा है, उनका पार्टी के लिए अर्पण कैसा है, ये सारे विषय जो है इस बार परीक्षण की घड़ी में आकर खड़े हो गए हैं। वो पार्टी के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं का परीक्षण अवसर है। अब राहुल जी के जो सवाल हैं वो बिल्कुल जायज है, लेकिन राहुल जी का पार्टी के प्रति निष्ठा, समर्पण कैसा है, इसका परीक्षण अगर पार्टी कर रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी अवसर भी पैदा करती है, और कभी अच्छा तो कभी बुरा। हो सकता है उनके लिए कोई और बड़ा और अच्छा प्लान किया जा रहा हो। अब निर्भर करेगा इस चुनाव में उनकी प्रतिक्रिया पर, उनकी क्रिया पर, कि वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। राहुल जी के सवाल, आपको विश्वास नहीं है राहुल कस्वा पर? ऐसा पता नहीं आपको क्यों लगता है, हमें राहुल कस्वा पर विश्वास है। राहुल कस्वा को पार्टी अगर अवसर देती है तो आजमा भी लेती है, कहां दिक्कत है। उनकी क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा, ये तो आपने बोला है, मैंने थोड़ी बोला है। निश्चित रूप से आप भी संभावना आधारित सवाल पूछ रहे हैं और मैं भी संभावना आधारित जवाब दे रहा हूं। राहुल जी अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। टिकट की घोषणा के दिन चूरू जिले में दिशा की बैठक ले रहे थे, क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे। उनके सवाल पूछने को तो नाजायज नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया चुनाव में क्या होगी उस पर उनका परीक्षण होगा कि वो अपने लिए काम ज्यादा करते हैं या पार्टी के लिए ज्यादा करते हैं, वो राजनीति खुद के लिए करते हैं या दल के लिए करते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, आपको संशय है, आपको आत्मविश्वास नहीं है आपके कार्यकर्ता पर, आपके सांसद पर, तभी तो आप बोल रहे हैं कि ये देखना होगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप कॉन्फिडेंस से बता नहीं पा रहे कि नहीं, राहुल जी को हमने भरोसे में लेकर देवेंद्र झाझड़िया को चूरू में उतारा है और राहुल जी को भरोसा दिया है, पार्टी उनका सदुपयोग करेगी, जो भी करेगी। या आप बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं जो आपने कहा कि राहुल कस्वा और उनके पिता को बीजेपी ने बहुत दे दिया। 30 साल से आपका ही परिवार चूरू जिले की राजनीति को संचालित कर रहा है। परिवारवाद का विरोध बीजेपी करती है,
इसलिए बीजेपी ने उचित समझा कि अब एक परिवार से दूसरी तरफ राजनीति शिफ्ट की जाए। आप बताइए इस बात को। अगर आप इस बात को भरोसे से नहीं बता पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच है। अब सीबी यादव जी, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी राहुल कसबा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है? जी शुक्रिया मीना जी। ये इस तरह की कोई बात अभी तक आधिकारिक रूप से और कोई अपुष्ट खबरों से कहीं से भी मुझे दूर दूर तक अभी तक कोई इसकी संभावना भी नजर नहीं आ रही है। तो ये कोई सूचना तो एक काल्पनिक सूचना है, लेकिन इतना जरूर है मीना जी, जो मैं पूरी इस चीज को देख रहा हूँ कि हालांकि बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सामंती सोच जरूर दिखाई दे रही है बीजेपी की। उसकी अपनी एक जो कार्यशैली किसान राजनीति की और उसकी है किसानों के प्रति भावना रही है, वो जरूर मुझे जरूर दिखाई देती है। एक दूसरी चीज और भी इसमें दिखाई देती है कि बीजेपी बहुत गहरे अंतर्कलह से घिरी हुई है, आपस के जो अंतर विरोधों से, उनके जो संस्थाओं का जो दबाव और उनके डर से जो डराने की जो नीति है, वो शायद मुझे लगता है कि वो अब अंतिम पड़ाव पर है। और ये जो एक एक होती है ना कि काट के हड्डी बार बार नहीं छटती, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अंतर्कलह जब फूटेगा, क्योंकि अभी तक तो आपने संस्थाओं के और अन्य तमाम डर से आपने दबा रखा था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का अंतर्कलह खुल के आ रहा है, उसे लग रहा है कि ये खुद ही आपस में ये पार्टी अंतर्कलह में आपस में लड़ करके आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही गहरे उसमें जाएगी। और कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार जो तैयारी कर रही है उसमें जनता का विश्वास बड़े स्तर पर मिल रहा है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी को जो मिल रहा है, अभी पटना में जो रामलीला मैदान में वहां रैली में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला है, उसे लग रहा है कि आने आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और जो उनका अलायंस है पूरा, वो बहुत ताकत के साथ उभर रहा है। तो आपके मुताबिक तो कांग्रेस पार्टी में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस टिकट भी नहीं दे रही है राहुल कसबा को। आपके मुताबिक इस बात को समझा जाना चाहिए? नहीं, मैं श्याम उसकी सुंदर शर्मा जी, मेरी सूचना में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। मेरी सूचना में तो जी, कोई जानकारी नहीं है। ठीक बात है। श्याम सुंदर शर्मा जी, जयपुर में बैठकर राजधानी में जब आप देखते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के साथ देवेंद्र झाझड़िया की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, फिर उनके वीडियो भी बड़े वायरल हो रहे हैं, बाबोसा की उपाधि भी दी जा रही है राजेंद्र राठौड़ को, अचानक से उन्हें बाबोसा बनाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के दामाद का टिकट कट गया है। उपराष्ट्रपति अपने दामाद का टिकट नहीं बचा पाए। वाकई में श्याम सुंदर जी, बीजेपी की अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई है कि अब जो राहुल कसबा ने आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर जिस तरह से सवाल पूछा है, लोकसभा चुनाव से पहले आंतरिक गुटबाजी और ज्यादा सड़कों पर नजर आएगी। अब देखिए मीना जी, जब राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, उनका परिवार 7 बार चुनाव लड़ चुका, और देखिएगा जिस प्रकार से एकाधिकार था उनका, एकाधिकार को समाप्त करने, अब राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हारना पड़ा, तो वो भी आपने सामने देखा क्यों हारना पड़ा, किस परिवार के कारण हारना पड़ा। तो देखिए अगर ये सब चीजें हो रही है और राजनीति में अगर समय रहते हुए अगर इलाज नहीं किया जाता है, तो फिर नासुर बनने का काम भी हो जाता है, फिर इस परिवार को हटा ही नहीं सकेंगे। अब जाजू जी, मैं देख रहा था आज, इनको बधाई देनी चाहिए कि ये पहली बार पैनलिस्ट बने हैं, तो इनको बधाई भी देना चाहिए आज। इनका अब पहले तो केवल प्रवक्ता वैसे आते थे, अब विधिवत रूप से आ रहे हैं। अब देखिए जानू जी उसी क्षेत्र से आते हो और आप भी उस क्षेत्र से आते हो जहां सब राजनीतिक क्रम अब चल रहा है, और वो राजनीतिक क्रम निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। इसलिए यादव साहब चुपचाप बोलने की स्थिति में नहीं, बोल भी नहीं रहे, क्योंकि हमारा काम बिगड़ जाएगा अगर हम बोलेंगे तो। क्योंकि देखिए जाएगा कहाँ व्यक्ति, जाएगा वहां जहां पर कि उसको लगेगा कि मैं आगे चुनाव जीत सकता हूँ, राजनीति में जीवित रह सकता हूँ। तो देखिए जाटों की राजनीति निश्चित तौर पर इस समय बहुत अदर दिल में चल रही है। अब 8 जाट चुनाव लड़के जीत के जाते जाएंगे सांसद है, जिसमें से राहुल कसबा भी वापस अपना देख सकते हैं। देखिए झाझड़िया तो अब वो उस राजनीति में तो है नहीं, वो निश्चित रूप से भाजपा के नाम और मोदी के नाम पर जीतेंगे वो, उनकी राजनीतिक जीवन में तो कुछ है नहीं। अब देखिए कि जिस प्रकार से टिकट काटना, अब देखिए केवल आप अभी तो आप चूरू की बात कर रहे हैं, अभी उससे पहले अपन ने महेंद्रजीत मालवीय को भी ये CWC का सदस्य थे, यादव जी रोक नहीं पाए। अब जब तक तो वो भारत, देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बैठक में किस प्रकार की बोल रहे थे, आपने देखा ही था ना, जिस प्रकार से वो आए थे और
और लेकिन उनका कैसे परिवर्तन हुआ और उनको टिकट भी मिल गया। अब ये जानू जी बताएं कि कैसे उनको टिकट आते ही कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे ये। कार्यकर्ता तो सेवा के लिए है, जानू जी तो सेवा करेंगे, क्योंकि आने वाला जो है व्यक्ति जो जीत सकता है उसको टिकट देगी बीजेपी। अब देखिएगा झांझरिया का क्या राजनीतिक जीवन है। अब ये कह रहे हैं कि हाँ हम तो सेवा करेंगे उनकी और फिर उनको जिता करके भेजेंगे, नेता हम बनाएंगे। तो देखिए निश्चित तौर पर देखिए पूरे राजस्थान में भी कुछ नेता आने के लिए जाने के लिए हैं कुछ लोग। अब कौन कौन जाएंगे अभी अभी कुछ उजागर नहीं हो पड़ा है, क्योंकि राकेश जी को ज्यादा पता होगा कि बीजेपी से भी कुछ नाराज है, वो जाने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से आ भी गए। तो इसलिए राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार से अब जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव, पहली सूची आ गई, 15 लोग तो डिक्लेयर हो गए हमारे, अभी 10 बाकी है। अब 10 बाकी है तो सब विवादित हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आएगा सामने, इसलिए धीरे धीरे किया जा रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस में तो अभी कुछ है ही नहीं अपने पास। कांग्रेस तो कह रही है कि तलाशो, और अगर बाहर वाला भी आता है तो हम कहने की स्थिति में आएंगे। देखो वो कह रहे थे कि बीजेपी और मोदी जी 400 पार के बाद 400 पार वाले हमारे पास आ रहे हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिन में, और शेखावटी से शुरू हुआ है और वहां से शुरू हुआ है, जो परिवार लगातार जीतता आ रहा था, कोई हटा नहीं पा रहा था। पहली बार हटाने का काम किया। साल से ज्यादा हो चुका है। राहुल कस्वां और उनके पिता राम सिंह कस्वां ने चूरू की राजनीति एक तरह से अपने कब्जे में रखी, उस पर पूरा नियंत्रण रखा। और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, दो राजस्थान के चूरू जिले के दिग्गज नेता, भी इनसे काफी त्रस्त रहे। लेकिन उसके बाद भी इनका सिक्का चलता रहा। लेकिन अब राहुल कस्वां का अगर टिकट कट गया है तो इसका मतलब क्या उन्हें पार्टी से बगावत कर देनी चाहिए? क्या पार्टी में सिर्फ आप टिकट के लिए ही रहते हैं? राकेश वशिष्ठ जी, ऑडियो सर आपका। एक सेकंड, हाँ स्टार्ट हो। देखिए मीना जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें और खासतौर से पिछले 10 साल में, श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखें तो आपको लगेगा कि जो इनका जो कैडर बेस है वो थोड़ा मजबूत हुआ है। और पहले ये परपाटी हुआ करती थी, पहले देखा है हमने कि निर्दलीय अपने बलबूते पर चुनाव जीतते थे, आ जाते थे। अब वो संख्या धीरे धीरे हो गई कम, और पार्टी का बेस होना बहुत जरूरी है। जहां तक राहुल जी के बारे बात है, सही बात है कि 30-35 साल से उस परिवार का जबरदस्त वर्चस्व रहा है, और वर्चस्व रहने के कारण वहां के मजबूत नेता तो हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और लगातार चुनाव जीत रहे थे, उनके फादर भी जीते, वो भी जीत रहे थे। इसका मतलब यह कि उनकी वहां के जो मतदाताओं में, वहां की जनता में इनकी लोकप्रियता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी के बिना वो कुछ कर पाएंगे? क्या पार्टी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उनको कितनी सफलता मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी का अब तक का इतिहास ये रहा है कि जिसने भी इसमें से बगावत होकर के और काम किया है वो चुनाव जीत नहीं पाया, बल्कि उसकी जमानत जब्त हुई है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण है घनश्याम तिवारी जी का। भाजपा छोड़कर गए, सांगानेर जो उनका मजबूत गढ़ था, ब्राह्मणों का जो मजबूत गढ़ था, जहां से बड़ी भारी वोटों से वो चुनाव जीतते थे, वहां केवल 16 निर्दलीय अपनी पार्टी के बलबूते पर केवल 16,000 वोट प्राप्त कर पाए। जहां तक और इनको विद्रोह की बात है, विद्रोह करने में या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनने में बहुत जोर आता है, और इसका खामियाजी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि राजनीति में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक उदाहरण है पार्टी के, जो पार्टी के प्रति वफादार रहता है उसको इनाम जरूर मिलता है। भरतपुर में बयाना क्षेत्र के जो सांसद थे रामस्वरूप कोहली, 2004 में उनको टिकट मिला था, और वो कबूतरबाजी के मामले में फंस गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वो। लेकिन उनकी प्रतिबद्धता भाजपा के प्रति लगातार बनी रही, और वो बड़ी सक्रियता के साथ भाजपा के लिए काम करते रहे, उनके संगठन के लिए काम करते रहे। उसका नतीजा ये मिला कि 20 साल के बाद उनको फिर दोबारा उनको कैंडिडेट बना दिया गया। इसलिए ये लगता नहीं कि राहुल कस्वां भाजपा से विद्रोह करके कोई लंबी कोई बात कर पाएंगे। वैसे राजनीति में कुछ नहीं कह सकते कितना क्या है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि शायद, क्योंकि अब एक बात और है बीजेपी कैडर की,
बत्रा जी भी इस बात को बता सकते हैं आराम से। अब उनका बीजेपी वर्कर्स का जो काम है वो इस बात पर रहेगा कि राहुल कसबा कहीं चुनाव ना जीत जाए, उनके प्रति उनकी नेगेटिविटी सामने आएगी अगर वो चुनाव लड़ते हैं या किसी को करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, मैं बहुत बड़े बड़े पत्रकारों की इस संबंध में, चूरू के संबंध में वो सुन रहा था, देखता हूँ टीवी पर भी देखता हूँ, ऑनलाइन भी देखता हूँ, कि ये टिकट ऐसे नहीं कटा कि केवल राजेंद्र राठौर जी ने कह दिया टिकट कट गया हो। इसके लिए फील्ड में काम हुआ, इनके खिलाफ जो है प्रमाणित रूप से प्रमाण इकट्ठे किए गए, एक फाइल बनाई गई और वो वहां भेजी गई, और उसके बाद जो ऐसी सारा निर्णय हुआ। राजेंद्र राठौर है भले बड़े नेता, लेकिन इतने सशक्त नेता नहीं है कि उनके कहने पर केंद्रीय बोर्ड जो है कोई निर्णय ले ले और टिकट काट दे। ये तो लग रहा था कि राहुल का जिस तरह की बात आ रही थी, राजेंद्र राठौर जी चुनाव हारे थे और जो आपस में विरोधाभास की जो बातें आ रही थी, उससे लग रहा था कि राहुल कसबा को टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। इनकी एक और बात है सबसे बड़ी, राहुल कसबा की सबसे बड़ी माइनस जो बात रही, चलो ये तो किया ही क्या, तो घोर बात थी, लेकिन पार्टी केंद्रीय कमान जब वसुंधरा को करने में लग रहा है, और ये उनके कहने पर ही उन्होंने सारा जिस तरह के आरोप आ रहे हैं सामने, उनके कहने पर ही राजेंद्र राठौर को हरवाने का काम किया, तो वो पार्टी हाईकमान इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई इस तरह की काम करे, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, इसको स्वीकार नहीं किया जाता। बिल्कुल राकेश जी, मुझे याद है एक रैली हुई थी चूरू जिले में जिसमें नितिन गडकरी आए थे। नितिन गडकरी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का, इस विधानसभा चुनाव से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 बार नाम लिया। राहुल कसबा जी का भी नितिन गडकरी जी ने 4 बार नाम लिया। अटल बिहारी वाजपेयी का 5 बार, राहुल कसबा का 4 बार, नरेंद्र मोदी का 1 बार। वसुंधरा राजे जी ने भी राहुल कसबा जी को मेरे राहुल कसबा जी, अपने राहुल कसबा जी कई बार नाम लिया, और राहुल जी ने भी वसुंधरा जी का बहुत सम्मान किया। उसी दिन उनके कब्र की ये शुरुआत हो गई, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है बहुत मजबूती से। और सवाल ये भी है कि आपने जो कहा कि अकेले राजेंद्र राठौड़ के कहने से राहुल कसबा का टिकट कट जाए, ये मुमकिन नहीं था, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में उनके खिलाफ शिकायतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, और एक सबसे बड़ा कारण बना वो ये कि इतने लंबे समय से एक ही परिवार को टिकट क्यों दिया जाए। तो क्योंकि आपको 2 बार सांसद बनाया पार्टी ने, क्योंकि आपके पिता को भी 4 बार सांसद बनाया पार्टी ने, क्योंकि आपकी माता जी को भी राजनीति में कई अहम पदों पर, जो स्थानीय राजनीति है उसमें जगह मिली, तो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है तो आपको सवाल पूछने की बजाय क्या पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए? एक सवाल तो परिक्रमा के लिए है। और दूसरा सवाल संगीता परिक्रमा जी आपके लिए, कि जोधपुर में जिस तरह की बगावत गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ हो रही थी, चूरू जिले में राहुल कसबा के खिलाफ हो रही है, तो चूरू की गूंज जोधपुर तक भी कुछ है? नहीं, अभी ऐसे खुलकर जिस तरह से राहुल कसबा जी ने जो खुलकर जो बातें कही है, इधर ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं सोशल मीडिया पर जसवंत सिंह जी ने जरूर नाराजगी जताई है, मगर उस तरह का कोई बगावत और वो वाला एंगल नहीं है उनकी। उसमें जो बयान आ रहे हैं उसमें वो नाराजगी जता रहे हैं या उनको टिकट नहीं मिली, अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ तो जोधपुर में प्रॉपर नहीं, मगर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर गजेंद्र सिंह जी को लेकर कई कविताएं जारी करी गई है उनके विरोधियों ने। उस तरह मगर कोई खुलकर और उस तरह कोई बात अभी नहीं। मगर बाड़मेर जैसलमेर में जरूर कैलाश चौधरी को लेकर काफी विरोध शुरू हो गया है। वहां पर आम लोगों से लेकर और जो कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी अब दिखने लगी है, वहां पर जरूर कुछ आने वाले दिनों में खुलकर लोग सामने आ सकते। जैसे कि एक और जो एक नया जो मुझे समीकरण जो दिखा कल, बाबू सिंह राठौर जो कि गहलोत इनके गजेंद्र सिंह जी के विरोध खुलकर कर रहे थे, उनकी और मानविंदर सिंह जसोल की कल मुलाकात हुई है, और पूरा बाड़मेर और जो पोखरण और जो शेरगढ़ इलाके के लोग एक मीटिंग किया उन्होंने। तो वहां कहीं अभी खुलकर पूरा नहीं आया कि वो किसका विरोध, गजेंद्र सिंह जी का विरोध करेंगे या उधर बाड़मेर जैसलमेर में कुछ करेंगे, ये अभी खुलकर
पूरा नहीं आई है तस्वीर, मगर कुछ अंदर 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 खाने कुछ चल रहा है। यानी बाबू सिंह राठौड़ यानी राजपूत जो समाज है वो उनमें थोड़ी नाराजगी आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ सकती है। जी तो देखना होगा, अभी समय है। लोकसभा चुनावों की अभी तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने किया नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए लिस्ट पहले ही जारी कर दी, तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। अब उस मनोवैज्ञानिक बढ़त में बीजेपी ने भी जरूर पूरा आकलन किया है कि कौन विरोध कर सकता है, कितना आगे तक जा सकता है, उसका क्या नफा नुकसान हो सकता है। तो गुलाब बत्रा जी, चूरू की सीट पर बीजेपी का आकलन क्या है? ऑडियो ऑन करिए अपना प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। देखिए, अभी जो चुनाव है, अभी चूंकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उसके हाईकमान, एकमात्र हाईकमान नरेंद्र मोदी जी ने करीब 3 से 4 महीने पहले और लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों के बारे में एक आकलन बहुत पहले आरंभ किया था। उसमें विभिन्न क्षेत्रों में फोन करके पूछा जाता था कि क्या आप आपका पूछा जाता था आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं, और जो जवाब देता जाता था 20-20 और 30-30 मिनट तक पूछताछ हुई है। तो इस देश में, सारे देश में लोकसभा सभी क्षेत्रों में, यानी अगर जैसे मान लिया चुरू की उदाहरण ले या राजस्थान के किसी लोकसभा क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, उन तक फोन पहुंचा कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, और मोदी जी की ओर से पूरी जांच पड़ताल की गई थी। और कम से कम मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उनसे 40 मिनट तक पूछताछ हुई है, 40 मिनट तक, कि उसमें यहाँ तक पूछा गया कि अभी जो वर्तमान सांसद हैं आपके, उनके बारे में आपका क्या वो है दृष्टिकोण, आप 3 कैंडिडेट बताइए कि जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, पहली प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए। तो इस तरह का असेसमेंट हो गुप्तचर एजेंसियां, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर जो पिछले 3 से 4 महीने से किया जा रहा है, ये उसका एक परिणाम है। और आप जब कस्बा हम परिवार के जानकारी आ रही है, उनके पिताजी एमपी रहे, बेटा रहा, उनकी माताजी विधानसभा में भी पहुंची हैं। तो ये परिवार का जो सारा, अब तक उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार देखिए जो 15 टिकट पहली बार जारी किए भाजपा ने, उसमें सबसे कम उम्र के हैं तो देवेंद्र झांझड़िया है। एक नया चेहरा, एक ओलंपियन, एक खिलाड़ी, यानी युवा शक्ति का एक प्रतीक बनाया गया है। तो भाजपा ने जो कोशिश ये की है, एक नया चेहरा, और नए चेहरे में भी उसकी क्या विशेषता है, यानी ओलंपियन हो गए, उस समुदाय से भी हो गए, और सबसे कम आयु के, अभी जो 15 कैंडिडेट होते सब कम 44 साल की आयु, सबसे कम उम्र के। तो इस हिसाब से जो नए चेहरे लाए गए हैं, अब जैसे महेंद्र मालवीय, चूंकि ये बात सही है कि ये कहा जाता है कि राजस्थान में राजनीति की जो सत्ता की पकड़ होती है वो मेवाड़ से होती है, इसलिए चूंकि वहाँ आदिवासी पार्टी जो पिछले 2 चुनावों से अपना एक प्रभुत्व स्थापित करती जा रही है, उसको कैसे संतुलन बिठाना है, तो इसलिए पहले राजनीति में कहा जाता था कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होने चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि चुरू में जो और ये कैंडिडेट बदला गया है। और बाकी रहा सवाल इसका जबरदस्त विरोध का, अंतरकलह का, देखिए कमोबेश हर एक पार्टी में किसी में कम है किसी ज्यादा, लेकिन जहाँ भाजपा का सवाल है, भाजपा का हाईकमान इतना, मतलब उसका अम्ब्रेला इतना तगड़ा है कि सब उसकी छाया में आना चाहते हैं। आज चाहे अमित शाह हो या नड्डा हो या नरेंद्र मोदी, जो त्रिमूर्ति है, इस त्रिमूर्ति की छाया में हर एक कोई आना पसंद करता है, चाहता है कि हमें यहाँ से सुरक्षा मिलेगी, यहाँ से जीत का एक जो बोलते हैं मोदी की गारंटी जो एक नैरेटिव बना दिया है भाजपा ने, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं समझता हूँ कि उसका दूरगामी असर, आप ये देखिए जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है, उसमें 3 चीजें प्रमुख रखी गई हैं। एक 2047 जो देश को सपना दिखाया जा रहा है कि 2047 में भारत कैसा होगा, उसके साथ साथ और ये नैरेटिव बना चुके हैं नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से कि 400 पार, 370
इसकी अगले 5 साल की योजना, और उसके बाद जब मई में सरकार आएगी तो हमें 100 दिन की कार्य योजना, यानी 3 चरणों में, यानी बहुत आगे बीजेपी बढ़ चुकी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कैंडिडेट्स, अभी 10 कैंडिडेट भी आने वाले हैं। अब ये ठीक है कि उधर कांग्रेस की आज हालत ये हो रही है कि अभी इन्होंने कुछ तय नहीं किया। आज जरूर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर जोधपुर को लेकर बैठक हुई है विशेषकर, यानी उनको चिंता है। अगर आपको ध्यान हो तो बहुत पहले कहा गया था कि बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा, विशेषकर अशोक गहलोत जोधपुर से लड़ सकते हैं और बाकी और गोविंद सिंह डोटासरा लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो पछोपेश में है। इसलिए आज पहली बैठक हुई है, उसमें चर्चा हो रही है कि जोधपुर में किसको उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी से कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं। अब किसको उतारा जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का एक मार्गदर्शक रूप आएगा सामने। तो क्या स्थिति बनती है ये आने वाले हफ्तों। आपको पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपने बंगले का नंबर, अपने मोबाइल नंबर तक सोशल मीडिया पे साझा कर रहे हैं, और तो और वो लोगों से ये बोल रहे थे कि जिसको जाना है चले जाएं ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो। तो अब कंफ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है उनका, लेकिन एक सवाल, पहले किसी से मिलते भी तो नहीं थे ना, अब मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पहले किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे वो, अब जब लोग जा रहे हैं, सवाल ये है। बहरहाल अभी हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, अभी हम वापस विषय पर आते हैं। राधेश्याम चोटिया जी, देवेंद्र झाझड़िया सबसे युवा चेहरा, खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राहुल कस्वां का विकल्प पार्टी ने बहुत सोच समझ कर उतारा। एक तो पार्टी में यानी कि बीजेपी में राहुल कस्वां और उनके समर्थकों को छोड़ दे तो बाकी क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या बोल रहे हैं। और दूसरी आम आदमी का रिएक्शन क्या है, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या सोच रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें टिकट परिवर्तन का कोई विशेष रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। उनके लिए राहुल कस्बा हो तो भी भाजपा है और देवेंद्र झाझड़िया हो तो भी भाजपा है। लेकिन दारा सिंह एनकाउंटर के बाद पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और वर्तमान भाजपा सांसद राहुल कस्बा ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में एक नैरेटिव जाट समाज में अपना स्थान जो बनाया है, और वैसे भी हम आमतौर पर देखें तो परंपरागत रूप से जो जाट और राजपूत समाज के बीच प्रतिद्वंदिता रहती है, इस तरह के लोग अवश्य इस बात पर रिएक्शन कर रहे हैं कि राहुल कस्बा का टिकट काटना अन्याय है, उनको अब कांग्रेस में आ जाना चाहिए और कांग्रेस से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं समझता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, उनके इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो स्वयं चूरू की रहने वाली है मैम। राम सिंह कस्बा परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने भी, जब नरेंद्र बुडानिया यहां से जीत रहे थे, उनको शिकस्त देने के लिए अपनाया था। डेडिकेशन के रूप में कभी भी 1980 में राहुल कस्बा के दादा स्वर्गीय मास्टर दीपचंद विधायक बने थे, वो निर्दलीय बने थे। और इस परिवार की जो सादुलपुर की राजनीति में कस्बा बनाम पूनिया का एक नैरेटिव है, वो राजनीति का मुख्य आधार रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। लेकिन राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा की एक समय में, जब सतीश पूनिया भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सादुलपुर से में राजनीति किया करते थे, उस वक्त यही राजेंद्र राठौड़ और ये राम सिंह कस्बा एकजुट होकर राजनीति में रहे और भारतीय जनता पार्टी में राम सिंह जी का पदार्पण और विकास इन दोनों की सहभागिता से ही हुआ है। लेकिन कतिपय कारणों से दारा सिंह एनकाउंटर के बाद इन दोनों के बीच एक दरार जो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और उसी का तो परिणाम
तारानगर में था। राकेश जी ने जो कहा उससे मैं भी सहमत हूं कि एकमात्र एक कारण तारानगर नहीं है। चूरू जिले में लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही जीत पाई है। सरदार शहर, तारानगर, भादरनौर, सुजानगढ़, रतनगढ़, इन सब में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। और मुझे जो अंदरूनी जानकारी है, इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने राहुल कसबा के खिलाफ पार्टी को लिख के दिया है। अकेले राजेंद्र राठौड़, हाँ ये हो सकता है राजेंद्र राठौड़ इन सब की बात का लीड कर रहे हो। राधेश्याम तो जी, मेरा कहना एक बात और बीच में, राधेश्याम जी एक बात और बीच में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इस परिप्रेक्ष्य में सवाल है कि जो हारने वाले जो विधायक, जो पहले विधायक भी थे, हारने वाले चूरू में बीजेपी की जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने शिकायत सिर्फ राहुल कसबा की ही की है या राजेंद्र राठौड़ की भी की है? मेरे को जहां तक जानकारी है, चूंकि ऐसा मानते हैं लोग कि जैसे सरदार शहर में राजकुमार रिणुआ को टिकट मिला, अशोक पिंचा पूर्व से ही राम सिंह कस्बा और राहुल कसबा के करीबी रहे हैं। रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि राजेंद्र राठौड़ के करीबी हैं। संतोष मेघवाल सुजानगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी का टिकट प्राप्त करने में राजेंद्र राठौड़ के बलबूते पर ही सफल हुई थी। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का शिकायत का तो सादुलपुर में अगर हो सुमित्रा पूनिया तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जगह तो राजेंद्र राठौड़ के से नाराजगी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा जी। सरदार शहर में चलते चुनाव में जब मीडिया ने राहुल कसबा से सवाल किया कि सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी की गणना 90,000 वोट से होती है, तो उसके प्रत्युत्तर में राहुल कसबा ने कहा कि नहीं, हमको 60-65 हजार वोट आ जाएंगे। ये एक उनका स्टेटमेंट सारी बात समझने के लिए मेरे ख्याल से काफी है। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसे में राहुल कसबा को लेकर कृष्ण कुमार जानू जी, पार्टी ने पूरे फीडबैक के आधार पर काम किया है। क्या राहुल कसबा को इस संबंध में पार्टी की तरफ से कोई चेतावनी भी दी गई थी कृष्ण कुमार जानू जी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनावों के दौरान उन्हें ठीक से पार्टी को सहयोग देना है, साथ लेना है, या फिर पार्टी ने उसी समय मन बना लिया था विधानसभा चुनावों के दौरान? मीना जी, भारतीय जनता पार्टी केवल एक घटनाक्रम मात्र से किसी के प्रति मन नहीं बनाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में जिन सांसदों के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ी है। 18 के विधानसभा चुनाव में भी चूरू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी कम सीट जीत पाई थी, और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चूरू में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीत पाई है। तो निश्चित रूप से संज्ञान का विषय पृष्ठभूमि पर आधारित है, उसमें आग में घी का काम राठौड़ साहब की शिकायत ने किया होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के बीच राम लक्ष्मण की जोड़ी का संवाद भी रहा है और चाचा भतीजा के बीच मतभेद भी अपनी प्रकाष्ठा पर रहा है। आज पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी के हित में जाने वाली चर्चा कर रही है मीना जी, आपको साधुवाद, बधाई। राहुल कसबा को संदेश दे रही हैं और 30 साल से उस परिवार की राजनीति की बुनियाद पर चर्चा करके भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा काम ना तो भाजपा को सपोर्ट करना है ना कांग्रेस को। जब मेरे विचार और मेरे पैनलिस्ट की व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित चर्चा आपके पक्ष में जाती है तो आपको लगता है कि आपके हित में चर्चा हो रही है, और कांग्रेस के हित में जाती है तो कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस के हित में हो रही है। इसलिए प्लीज, हम तो वो काम करते हैं जो जनता के हित में है, और उसी में हमारी जिम्मेदारी पूरी होती है। मैं तो उस जिले से आती हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी भी मेरे जिले से वरिष्ठ है, राहुल कसबा भी मेरे लिए वरिष्ठ है, उम्र के लिहाज से दोनों मुझसे बड़े हैं। तो ऐसे में मेरे से दोनों की उम्मीदें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मेरा काम उन दोनों की उम्मीदें पूरा करना नहीं है। राजस्थान की राजनीति में चूरू जिला
हमेशा चूरू जिले की एक और बात है, मेरे को कई बार हैरानी होती है, मैं उस जिले से आती हूँ, जैसे आपका अपने परिवार से लगाव होता है वैसे ही अपने जिले से भी लगाव होता है, और मेरा बहुत बार मन इस बात से बहुत क्षुब्ध भी होता है कि चूरू जिला सीकर, झुंझुनू और आसपास के जिलों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। बतौर जर्नलिस्ट हम जितना काम हमारी सीमाओं में कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, कई बार सांसद और विधायकों से शिकायत भी कर देते हैं, लेकिन सवाल एक ये है कृष्ण कुमार जानू जी कि राहुल कस्बा तो सांसद केंद्र की राजनीति में, राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, लेकिन चूरू लोकसभा की सिर्फ एक सीट जीत पाना क्या बताता है कि राजेंद्र राठौड़ भी अपनी सीट से आगे, भले ही राज्य में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने, बहुत चर्चाएं हुई, किस किस तरह की चर्चाएं हुई आपको पता है, लेकिन क्या वजह है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पाए, कि इतना बड़ा नुकसान आपको पूरे जिले में हुआ? मीना जी, राजेंद्र राठौड़ की जो राजनीति है, चूरू जिले में 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, महेश जी शर्मा, सतीश जी पूनिया, और हरिशंकर जी भावड़ा विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। राजेंद्र जी की अपनी राजनीति की जो अदावत है वो किस से कब रही है सब जानते हैं। राजेंद्र जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति से, छात्र संघ की राजनीति से आए हैं, और वो कभी राजकुमार जी रिणवा को हरिशंकर भावड़ा के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, कभी उनके टिकट कटाते रहे, कभी रामेश्वर भाटी के खिलाफ संतोष को तो कभी खेमाराम को इस्तेमाल करते रहे। राजेंद्र जी ने भी चूरू की राजनीति में कोई दूध की धुली राजनीति नहीं की है, और ये पहली बार है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी में राम के बेटे से लक्ष्मण जो है वो अदावत में आया है, और राम का बेटा टिकट कटा बैठा है। चोटिया जी भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी 10-15 साल चूरू में बहुत नजदीक से राजनीति को समझा हूं, मुझे समझ में आता है राजेंद्र जी ने जो दाव खेला, उस दाव में कहीं न कहीं राहुल कस्बा नादानी से फंसे हैं, और अब अगर राहुल कस्बा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं और जाते हैं तो राजेंद्र राठौड़ जिले के एक छत्र नेता होंगे, और राहुल कस्बा भाजपा में बने रहते हैं तो राजेंद्र जी की राजनीति जो है उसके लिए चुनौती लगातार बनी रहेगी। तो सवाल ये है कि राहुल कस्बा कितना मैच्योरिटी इस वक्त दिखाते हैं, कितनी परिपक्वता दिखाते हैं। परिपक्व पूरा परिवार उनके पीछे है। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति उनके ससुर हैं, मतलब उनके बड़े भाई के दामाद है राहुल कस्बा। तो ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि बड़ों की परिपक्वता से वो सीख लेंगे, या फिर आज की राजनीति को साधेंगे और अपना आज ठीक करने के लिए वो कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसमें कृष्ण कुमार जानू जी के मुताबिक राजेंद्र राठौड़ की राजनीति सफल होगी, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं? मीना जी, जैसे कि दामाद भी वही करेंगे जो उनके ससुर साहब ने किया। वो कभी थे ही नहीं बीजेपी के, वो तो बदलते रहे, बदलने के बाद जब जहां स्वार्थों की पूर्ति हुई वहां चले गए। जानू जी को पता है, जानू जी अब भले ही उनको आदर के साथ देते हैं और कहते हैं कि भाई वही हमारे हैं। जितने चुनाव हारे हैं बीजेपी ने, अब देखिए हारने के क्या क्या कारण रहे। सतीश पूनिया को टिकने नहीं दिया, चूरू वालों ने भगा दिया। अब वो बेचारे राजनीति में आमेर में गए, आमेर में भी जनता ने उनको ठुकरा दिया। अब देखिए हरिशंकर भावड़ा भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जानू जी आपको पता हो तो। आप हरिशंकर भावड़ा जी को अध्यक्ष ही नहीं मान रहे हो। देखिए हरिशंकर भावड़ा भी रहे, सतीश पूनिया भी रहे, और आपके इसकी महेश जी भी रहे, बिल्कुल 3 रहे प्रदेश अध्यक्ष आपके रहे, लेकिन किसी को भी आपने सही तरीके से अपनाया नहीं और पनपाया नहीं। सब अपने अपने राजनीति तौर तरीके से, भावड़ा जी तो अपने तरीके से जीत करके अपने राजनीति करते थे। महेश जी तो बेचारे राजनीति कर ही कहाँ पाए, वो तो केवल राज्यसभा में जा पाए, आपके यहाँ तो आ नहीं पाए। देखिए जो राजनीति चूरू और जिस प्रकार से होती है, मैं फिर कह रहा था रंजीता कोहली अब कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। राकेश जी तो उनके बारे में तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उनका भी टिकट कटा है। अब टिकट कटने वालों का तो बहुत सारे चीजें हैं कि आप देखिएगा कनकमल कटारा का भी टिकट काटा है। उसका टिकट इसलिए काटा है कि महेंद्रजीत मालवीय को टिकट देना था और हम वहां जीत नहीं पा रहे थे। वही वाली बात कि जहां चूरू में जितने हारे हैं वो कि वही बीजेपी बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी हारी है, वहां की भी स्थिति वही है। इसलिए जीतने के लिए बदला है, यहाँ पे भी जीतने के लिए बदला है। अब स्थितियां देखिएगा, निश्चित रूप से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो
अब देखिएगा, एक जाति विशेष की राजनीति शेखावटी में चलती है। अब वो जानू जी उससे दूर रहते नहीं है, वो भी उसमें शामिल है। तो जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है आपको बार बार, और दिख रहा है कि बीजेपी बहुत, अब देखिए 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। किस प्रकार की गुफ्तगू होगी, क्या होगा पता नहीं है मुझे। जो फील्ड रेंज में देखने तो आ रहे हैं युद्ध को, लेकिन राजस्थान में किस प्रकार का भाजपा का युद्ध चल रहा है उसको शांत करने में कितने कार, क्योंकि अमित शाह तो करके चले गए 9 लोकसभा क्षेत्र और फिर दोबारा भी आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी देखिएगा कि राजेंद्र राठौड़ ने किस तरह का क्या क्या माहौल करके, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी के असली तो है ही नहीं, वो तो चंद्रशेखर जी के चले रहे और आगे बीजेपी में, आज बीजेपी के जरूर बनते हैं खास और प्रतिपक्ष के नेता तक पहुंचे निश्चित तौर पर जिस प्रकार की स्थितियां हैं। गौतम गंभीर का क्या था कि उसको तो हटा दिया आपने, एक खिलाड़ी को ला रहे हो, पहले वाले खिलाड़ी को हटा दिया, पैरा ओलंपिक वाले को ला रहे हो और क्रिकेट वाले खिलाड़ी को कहा, उसने भी राजनीतिक संन्यास पहले ही ले लिया, उसको पता है टिकट मिलेगा नहीं। तो बीजेपी में जहां बीजेपी की स्वार्थों की पूर्ति होती है उसको तो लाने का प्रयास करते हैं, फिर वो ये दिखाते हैं हम तो इतने अच्छे व्यक्ति को ला रहे हैं। और राजनीति में अच्छे व्यक्ति को ला करके आप उसके मुकाबले का व्यक्ति खड़ा नहीं करोगे तो फिर, अब हनुमान बेनीवाल से मुलाकात हुई है दिल्ली में राहुल कसवा की। देखिए अगर बीजेपी कांग्रेस तो चाह रही है कि हमारे यहाँ आ जाए तो ठीक है, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ तो कोई है नहीं, मेरी स्थिति तो अगर वो आता है तो मैं तो कहूंगा कि इतने वोट ले लिए हमने। तो देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल नागौर जोधपुर में हाथ डालता डालता अगर शेखावटी में अगर राहुल कसवा जैसा व्यक्ति उसको हाथ लग जाता है तो निश्चित रूप से उसका तो भाग्य उदय होने वाला है। तो इसलिए निश्चित तौर पर लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ जाकर राहुल कसवा वाकई में खुद को दांव पर लगाना चाहेंगे? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी, जिस तरह से कृष्ण कुमार जानू जी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ किस तरह की राजनीति करते रहे, किसके लिए किसका इस्तेमाल करते रहे, कई उदाहरण दिए उन्होंने, सुजानगढ़, रतनगढ़, सब जगह के। सवाल ये है कृष्ण कुमार जानू जी ने जो उदाहरणों के माध्यम से संकेत दिया, राकेश वशिष्ठ जी पूरा जीवन राजेंद्र राठौड़ जी ने जो किया, जीवन के आखिरी मोड़ पर, आखिरी मोड़, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा ये आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव दोबारा वो लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव में उन्हें मौका मिलता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो उनके साथ इस चुनाव में हुआ वो 100 सुनार की और 1 लुहार की साबित कर पाए राहुल कसवा? देखिए मीना जी, पहला तो मैं श्याम सुंदर जी की बात का हल 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ, वैसा कोई नहीं है। तो रंजीता कोहली की कहा है इन्होंने। रंजीता कोहली के फादर इन लॉ ससुर साहब थे, वो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन बयाना क्षेत्र से, भरतपुर से नहीं रहे, बयाना क्षेत्र से। लेकिन इस परिवार का राजनीतिक रूप से ऐसा कोई वर्चस्व वहां नहीं है जहीं के वोटों को इधर से उधर कर सके। रंजीता कोहली या गंगाराम कोहली के परिवार का कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर के या विद्रोह करके एक छोटा चुनाव भी जीतना उनके लिए भारी है। पहली बात तो ये है। जब बात उसकी आती है कि जहां जो 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 उम्मीदवार है, जो नेता है, वो कितना सशक्त है, उसका प्रभाव इसमें पड़ता है। अभी मैं राजेंद्र राठौड़ जी की बात करूं, श्याम सुंदर जी ने सही कहा कि ये बेसिकली कोई संघ कैडर से आए हुए नहीं है। छात्र राजनीति से पहले जनता पार्टी में आए, जनता पार्टी के बाद फिर भाजपा में आए। भाजपा में भी अगर आप सबको ध्यान होगा कि वसुंधरा के बड़े खास हुआ करते थे, और वसुंधरा बड़े खास हुआ करते थे और अपने नेटवर्क को इधर उधर बढ़ाते थे। भरतपुर से डॉक्टर दिगंबर सिंह को जो प्रोडक्ट किया, उसके लिए यही आदमी इसके लिए श्रेय जाता है राजेंद्र राठौड़ को कि डॉक्टर दिगंबर सिंह को लेकर के आए। डॉक्टर दिगंबर सिंह से इनकी कितनी घनिष्ठता थी, इस बात से एक बात को उदाहरण मैं दे देता हूँ कि 2009 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने उसको 2013 में जब बहादुर सिंह कोहली जो निर्वाचित थे वह विधानसभा क्षेत्र से, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। मॉक चुनाव होना था। आपके दिगंबर सिंह जी ने गंगाराम कोहली को, उनकी स्थिति ये थी कि वो चल नहीं पाते थे और केवल लाठी बैत का सहारा लेकर के
चाहते थे, वो मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र का दौरा भी नहीं कर पाए, जबकि वो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और इन्होंने राजेंद्र राठौर के थ्रू, वसुंधरा जी के थ्रू उसको टिकट दिलवा दिया। नतीजा क्या आया कि नतीजा ये आया कि वो चुनाव हार गए बाई इलेक्शन, और भजन लाल नाम का कांग्रेस का एक नेता नया प्रोडक्ट हो गया वो, जो लगातार दो चुनाव जीते। तो इसलिए राजेंद्र, ये बात सही है, राजनीति में हर आदमी पहले अपने आप को मजबूत करता है, फिर इधर उधर की अपनी तैयारी करता है। लेकिन ये बात सही है कि राजेंद्र राठौर का इतना प्रभाव नहीं था कि पूरे राजस्थान में या कहीं इसका कोई असर पड़ता हो। वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे, वो और कहीं इसका असर नहीं डाल सकते थे। जहां भी उनके 2-4 दोस्त होंगे वो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन खुद की इतनी मजबूती नहीं थी कि वो एक स्टेट कैडर के नेता के रूप में अब आपको स्थापित कर सकें, चाहे वो बड़े विपक्ष के नेता हो गए हो, चाहे उनकी बाद में इसी नेता के रूप कारण उनकी वसुंधरा जी से अदावत हो गई हो, वसुंधरा जी के खिलाफ हो गई थी बाद में, ये वसुंधरा जी के खिलाफ हो गए थे, और संघ परिवार के और संगठन के प्रति ज्यादा कर्मठता ही दिखाने लग गए थे। ये बात जरूरी है। लेकिन इनका वर्चस्व ना तो राजपूत लॉबी में कोई ज्यादा था, ना कोई अन्य अपने क्षेत्र में कोई ज्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और वैसे बड़े नेता थे, लगातार चुनाव जीतते थे, ये बात भी सही है। अभी चर्चा में आया और कृष्ण कुमार जानू जी ने संकेत में बताया भी, राम लक्ष्मण की जिस जोड़ी का जिक्र भी किया, सतीश पूनिया की जितनी खिलाफत भी मिलकर की। जब सतीश पूनिया अध्यक्ष बने तो राजेंद्र राठौड़ ही उनके सबसे करीब दिखे थे। राजेंद्र राठौड़ बैरों सिंह जी के भी बहुत करीबी हुआ करते थे। राजेंद्र राठौड़ आज भजनलाल शर्मा जी के भी करीबी बताए जाते हैं। तो सत्ता की साथ रहना राजेंद्र राठौड़ को, जी बोलिए राकेश जी। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कितने चतुर राजनीति हैं, वो मौका तुरंत देखते हैं। हाँ, और राजनीति में चतुर होना भी चाहिए, इसमें क्या बात है, होना भी चाहिए। और नीचे से आज स्थिति में पहुंचे, वो अपनी चतुराई के कारण ही पहुंचे। राजनीति तो एक उनका माध्यम बना, लेकिन आज उन्होंने इतनी शोहरत पाई है, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, इतने मजबूत हुए हैं कि उनके कहने पर टिकटॉक में भी कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ बात हो सकती है। ये अच्छी और आज हम 1 घंटा उनसे चर्चा कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर, राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वां पर। तो इसका मतलब दोनों ने अपनी जगह तो बनाई है, मजबूर किया है हमें। 1 घंटा चूरू हॉट सीट कब बनी है? इससे पहले आपको याद आता है कि चूरू लोकसभा के लिए कोई बहुत बड़ी हॉट सीट नजर आई हो? हमेशा पिछली कतार में रहने वाली सीट में ये सीट जो है वो रही। मुझे याद है चूरू का नाम हम बचपन से जब खबरें देखते थे तो सुनते थे तो सर्दी और गर्मी के लिए सुनते थे, और जब मैंने दूरदर्शन में प्राइम टाइम बुलेटिन किया और मैंने सर्दी की हेडलाइन पढ़ी तो मुझे लगा ऐसे पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मैं चूरू जिले की वो खबर पढ़ रही थी जो हम अक्सर सुनते थे। तो आज हम चूरू जिले में हॉट सीट बनी, इसलिए चर्चा इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये एक राहुल कस्वां का टिकट कट गया, टिकट और भी कटेंगे, रंजिता कौली का भी टिकट कटा। लेकिन टिकट कटने का कारण क्या है? सवाल ये राकेश कौशिक जी, रंजिता कौली जितने विवादों में रही, जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, पार्टी को क्या ये समझ में आ गया था कि वो चुनाव जीतने वाली नहीं? जीतने ना जीतने का सवाल नहीं था, बस सवाल ये था कि रंजीता कोहली से जो यहाँ का कार्यकर्ता का एक वर्ग बहुत नाराज था, और वो उन्होंने काम कम किया, अपनी प्रोपोगंडा ज्यादा किया। कई एफआईआर दर्ज करवाई उन्होंने इस बात की कि मेरी गाड़ियों के ऊपर हमले हुए, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। जांच में इवन के जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे वो गवाही इस बात को नहीं दे पाए कि हमारे पास हमला हुआ कि नहीं हुआ। एक लेटेस्ट जो उदाहरण इसमें हुआ कि कार्यकर्ताओं से इनकी पूरी थी कि भरतपुर के बड़े जीवंत नेता हैं गिरधारी तिवारी, और जिनको कि हम इनका माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं, और बड़ी दमखम है उस आदमी के अंदर। वो मंत्री बने हुए थे, ये रंजीता कोहली अभी वहां गई और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको इतना जोर से धक्का दिया कि उनका कुर्ता फट गया और नीचे गिर पड़े। वहां इतना बवाल पैदा हुआ कि उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई करने की नौबत आ गई, और बड़ी मुश्किल से उस मामले को दबाया। और ये कोई अच्छी बात नहीं है एक लोकप्रतिनिधि के लिए इस तरह के अपने कार्यकर्ताओं को पीछे अगर स्थिति होती है, अगर वो ये नहीं पहचानते कि इतना बड़ा नेता है, तो ये एक कारण था। और दूसरी बात यह है कि वो उनका कोई ज्यादा ऐसी नहीं थी कि ठीक ठाक था। सूर्यकांत सीट का जो
प्रतिनिधि मुझे होते हैं याद उसका है काम। मुझे याद है पिछली बार लोकसभा के चुनाव में मैं भरतपुर गई थी, तो मुझे लोगों से जिस तरह के रिएक्शन सुनने को मिले थे कि एक बहुत ही साधारण राजनीति से दूर, कोई उनका राजनीति में दिलचस्पी, राजनीति में कोई उनका बैकग्राउंड जैसा कुछ नहीं था। बहरहाल फिर यादव जी, सवाल ये है कि राहुल कसवा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रपोजल दिया गया, ऐसी खबरें तो आपके ही कुछ बीकानेर संभाग के छोटे मोटे कांग्रेस नेताओं के द्वारा तो सोशल मीडिया पर प्रचारित की गई। अब सवाल ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं लाने की या राहुल कोशिश कर रहे हैं आने की, या दोनों ही नहीं? मीना जी, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी है इनमें कोई सत्यता भी नहीं है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, इसकी तो कोई दूर दूर तक भी सत्यता नहीं है। राहुल कसवा जी ने संवाद किया नहीं किया, इसकी भी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। राजेश राम जी की बात करते हैं, एक बार उसके बाद गुलाब जी के पास आऊंगी। हाँ सीबी यादव जी, बोलिए आप अपनी बात। लेकिन मैं दो चीज जरूर इसमें ऐड करूंगा इस पूरी बातचीत में जो छूट गई है। एक तो ये है कि भारत, ये कई बार बीजेपी के सामंती निर्णयों को भी हम ये मूल्यांकन करते हैं कि वो शायद जीतने के लिए कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा, मैं पूरे देश का सीन देख रहा हूँ कि बीजेपी को जो ये डर है चारों तरफ, ये बहुत बड़ी घबराहट दिख रही है मुझे कि वो सेलिब्रिटीज को लाती है या कांग्रेस से जो उधार लिए हुए बड़े नेताओं को लाती है। इसमें दिख रहा है ये तत्व छुपा हुआ कि कितना बड़ा डर है। और एक दूसरा भी फैक्ट हम भूल जाते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज को बीजेपी टिकट दे रही है और वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं भैया, हम आपके टिकट पे नहीं लड़ेंगे। ऐसा वेस्ट बंगाल में भी हुआ है अभी, और अभी बारामबाग की भी सूचना आई है कि लोग मना कर रहे हैं। गौतम गंभीर जी का भी नाम लिया, तो कई लोग जो है बीजेपी के टिकट से देने के बाद में भी इनकार कर रहे हैं। इससे पूरा एक घबराहट दिख रही है। ये पूरा एक, मैं कई बार ये देखता हूँ कि सरकारी मीडिया के माध्यम से, जो सरकारी जो बंधुआ मीडिया है उसके माध्यम से 370 पार 400 पार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज जरूर है, बीजेपी का इंटरनल जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसे पता है कि उसकी स्थिति क्या है, इसीलिए वो तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से नेताओं को डरा धमका करके या लालच दे करके उनको लाना हो या सेलिब्रिटीज को लाना हो। दूसरा, मैं एक इस पूरी बातचीत में दूसरी चीज ये जोड़ना चाहूंगा, जो अपनी जो चूरू की बातचीत है, पूरा अगर आप चूरू का या शेखावटी का सीन देखोगे तो उसके भीतर वहां का इंटरनल जो इनका आपस का है, वो इंटरनल जो सीन है वो केवल ये नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ जी और राहुल कसवा जी, बल्कि ये पूरी बीजेपी का भी अगर आप नेचर देखोगे तो जो स्थापित हुआ है, जो चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे उमा भारती जी पहले हो, उनको सबको साइडलाइन किया है। और जो स्थापित क्षेत्रीय नेता थे, चाहे वसुंधरा जी हो, क्योंकि जो अभी बीजेपी कहीं नहीं है, अभी केवल अमित शाह और मोदी जी है और उनके पीछे अंबानी जी और अडानी जी है। बीजेपी की केवल यही दो परिभाषा बनती है कि मैं, हम दो और हमारे दो। उनके सीन में कोई अगर चैलेंज करता है क्षेत्रीय लीडर, तो वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। राहुल कसवा जी के जो निर्णय है उसको भी आप उसी नजरिए से देखेंगे। और मैं एक ट्वीट जोधपुर के जो पूर्व वरिष्ठ नेता है जसवंत बिश्नोई जी, उनको जरूर देखना चाहिए कि वो कितना डरे हुए हैं। उसमें वो लिखते हैं अपने ट्वीट में, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए इसलिए चुप रहते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना प्यार है अपनों से कि अपने रूठ जाएंगे इस डर से चुप रहते हैं। ये तो देखिए आप, कितना डर है, ये आप देखिए लिखने में भी कितना डर उसके भीतर है। ये पूरी बीजेपी लेकिन आप इस बात की तारीफ नहीं कर रहे कि लिख तो रहे हैं, डर है फिर भी लिख तो रहे हैं, डर के लिख रहे हैं कि आप देखिए दोनों पहलू हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप अपने घर में परिवार में भी नहीं बोल पाते हैं कि कोई रूठ तो न जाए, तो इस बात का वो ख्याल भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए आप बंधुआ मजदूर जो मीडिया के लोग हैं या पार्टी में भी बहुत तरह के बंधुआ कर्मचारी होते हैं, उन सब के बीच भी आज राहुल कसवा अपनी बात कह रहे हैं। आज बाकी नेता भी जोधपुर संभाग हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे दूसरा हो, अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज शुरुआत थोड़ा और बड़ा रूप लेगी। लेकिन हाँ, बोली जल्दी से, बोली सीबी जी।
एक चीज और जोड़ रहा हूँ, देखो आप अगर चूरू की राजनीति में देखोगे तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, वहां अभी ट्रांसफर हुए हैं, उसमें किसान जातियों को चुन चुन करके राजेंद्र राठौड़ जी ने बाहर वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी लिस्ट नहीं है। ये केसीपी यादव दिख रहा है और कि एक विचार, एक बात और सेलिब्रिटीज को लाने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू नहीं किया। अमिताभ बच्चन से लेकर एक बड़ी फहरिस्त है, जिसको कौन लाया था इतिहास पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर राधेश्याम चौटिया जी के पास जाऊंगी आखिरी टिप्पणी के लिए। राधेश्याम जी, राहुल कस्वां क्या कर सकते हैं, प्लान ए बी सी? मेरे पास जिस तरह की जानकारी है, आप ये पूरी संभावनाएं मान के चलिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता जिस तरह की राजनीति करते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, चूंकि चूरू जिले की राजनीति में उनके समाज से नरेंद्र बुडानिया जी जो तारानगर के विधायक हैं, वे बहुत सीनियर हैं, तो कृष्णा पूनिया जो लोकसभा की टिकट मांग रही है, शादुलपुर की पूर्व विधायिका, वो भी सीधा दिल्ली तक अप्रोच रखती है। ऐसे में जो जानकारी है, गोविंद डोटासरा ने राहुल कस्वां से बातचीत की है, और अपुष्ट रूप से तो मेरे पास ये जानकारी भी है कि शायद खड़गे जी से राहुल जी की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक अपने ससुर के भरोसे 6 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग से पहले राहुल कस्वां अपने अगले किसी प्रकार का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन जो ताजा ट्वीट किया है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में राहुल कस्वां के लिए कोई ज्यादा उम्मीद बची नहीं है, और कांग्रेस का उनको, चूंकि जाट मतदाताओं पर उनकी जो पकड़ है, और कांग्रेस के 2.5 से 3 लाख जो चूरू लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट है, उनके प्रति वो लालायित है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाए। तो ऐसे में जो उनके समाज के वोट वाकई में पूरे उनके साथ आ पाएंगे, या जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि बीजेपी, और खुद राधेश्याम जी ने कहा बीजेपी का कोर वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है, तो राहुल कस्वां के लिए आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण है। और चूरू लोकसभा जो ये हॉट सीट बन गई है, आने वाले दिनों में जब तक दूसरी लिस्ट नहीं आती है, और राजस्थान की कौन सी हॉट सीट जोधपुर के बाद आती है, अगली चर्चा जोधपुर पर करेंगे संगीता जी, तो ज्यादा जानकारी के साथ आप जरूर तैयार रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश होती है समाज की आंख बनकर आपके सामने उन तथ्यों को पेश करें जिससे आप समाज की असली तस्वीर को देख सकें और लोकतंत्र के इस हवन में अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभा सकें। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।